हिंदी की क्लास में एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पर आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है विराम चिन्ह। इससे पहले हम वर्णमाला को पढ़ चुके हैं, उससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं सभी को हम यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे विराम चिन्ह का। तो विराम चिन्ह के बारे में देखेंगे। यहाँ पर विराम का अर्थ क्या होता है। सबसे पहली बात यह है, विराम का अर्थ होता है ठहराव अर्थात रुकना। जिस तरह हम कार्य करते करते या काम करते करते बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। क्योंकि लेखन कार्य जैसे ही हम करेंगे तो उसमें विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ माना है। किससे लिया हुआ माना है? अंग्रेजी से। वे पूर्ण विराम को छोड़कर से सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंधित बताते हैं। ये विराम चिन्ह की परिभाषा है। विराम चिन्हों के भेद की बात करें तो विराम चिन्ह के 20 भेद हैं, जिनमें से सबसे पहले आएगा अल्प विराम, फिर अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रसन्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह या विषम्य आदि चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, उपविराम या अपूर्ण विराम, विवरण चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, उसके बाद में आपका आएगा लाघव चिन्ह, लोप चिन्ह, पाद चिन्ह, दीर्घ चिन्ह, हंस पद चिन्ह, टीका सूचक चिन्ह। अगला है यहाँ पर तुल्यता सूचक और समाप्ति सूचक। ये सभी चिन्ह है। टोटल चिन्ह कितने प्रकार के हैं? टोटल विराम चिन्ह हैं आपके 20 प्रकार के। देखिए यहाँ पर दिया गया है विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव, जो आपसे पेपर में पूछा गया है। दूसरा क्या दिया गया है? श्री कामत प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 दी गई है। अल्प विराम का चिन्ह है। देखिए यहाँ पर जो चिन्ह दिए गए हैं उनको देख लें कि ये कौन सा है। आपको 4 चिन्ह दे दिए जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा कि कौन सा चिन्ह है। तो अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? ये देखिए दे दिया गया है यहाँ पर। अर्धविराम है यहाँ पर, ये देखिए दे दिया गया है। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो किसका है? त्रुटि विराम का। हंस पद विराम किसका है? त्रुटि विराम का। आगे देखेंगे, राम कहाँ जा रहा है इस वाक्य में चिन्ह का प्रयोग हो। राम कहाँ जा रहा है इस वाक्य में कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा? तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग इसमें होगा, अर्थात प्रश्न चिन्ह का। अगला है पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग हमेशा वाक्य के अंत में ही किया जाता है। उपविराम चिन्ह का चिन्ह क्या है? उपविराम चिन्ह का ये है। तो यहाँ पर जो चिन्ह दिए गए हैं इनको आप ध्यान से देख लेंगे, यही महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित यहाँ पर प्रश्न बनेंगे। या फिर वाक्य के शुद्धिकरण में भी इनका प्रयोग किया जाता है। किसी वाक्य के शुद्धिकरण से आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया है राम कहाँ जा रहा है। तो इस वाक्य का यदि शुद्धिकरण करेंगे तो इसमें किसका इसमें अशुद्धिकरण हुआ है? तो शुद्धिकरण करने के लिए इसमें राम कहाँ जा रहा है के लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखना हो। जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखना हो तो उस टाइम पर उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, दिया गया है यहाँ पर। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संकेत के लिए, यानी कि कोई भी संकेत देना हो तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वहाँ पर किया जाएगा। रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये बराबर का किया जाएगा यदि रात्रि निशा होगी। लोप चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो तो वहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि कोई भी बात यदि दी गई है उसको दोबारा से फिर पुनरुक्ति करनी है तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर वर्णमाला व विराम चिन्ह से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं आप सभी का डिस्कशन यहाँ पर कर चुके हैं। अब हम उनसे संबंधित एमसीक्यू को देखेंगे। देखिए सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में सबसे पहला दिया गया है प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं?
तो हमने आपको बताया था कि तीनों प्रकार के स और ह क्या है उस व्यंजन है। इनकी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। यूपीपीसीएस प्री 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं? केवल सांस का ही प्रयोग किया जाएगा तो उन वर्णों को क्या कहा जाएगा? अघोष कहा जाएगा। हमने आपको सघोष अघोष पढ़ाया है और ये भी यूपीपीसीएस प्री 2012 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो अंत्यस्थ व्यंजन कहेंगे। हमने आपको बताया था कि य र ल व महत्वपूर्ण है और बार बार प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये किस प्रकार के व्यंजन है? अंत्यस्थ व्यंजन है और यूपीपीसीएस प्री 2013 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि, ओष्ठ मतलब होठ का इस्तेमाल करके किस ध्वनि को बोला जाता है? तो फ क्या है? ओष्ठ ध्वनि है। प फ ब, ये हमने क्या बोला था? प फ ब, प फ ब भ, ये सभी क्या है? ओष्ठ ध्वनि है, अर्थात इन ध्वनियों का हम ओठ का इस्तेमाल करके इनको बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं बोल सकते। नेक्स्ट है वोवल को हिंदी में क्या कहते हैं? वोवल को हिंदी में क्या कहेंगे? स्वर कहा जाता है हिंदी में। और ये बीएड 2002 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उनको क्या कहा जाता है? अकारांत कहा जाता है। अकारांत, बीएड 2002 का क्वेश्चन है ये भी। कौन स्वर नहीं है? स्वर कौन सा नहीं है? देखिए स्वर कितने प्रकार के थे? 11 प्रकार के आपको बताए थे। तो उनमें से कौन सा स्वर नहीं है? बै जो है वो स्वर नहीं है, व्यंजन है। ये बीएड 2004 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है, द। हमने बताया था कि घोष कौन से होंगे और अघोष कौन से होंगे, उसको हमने वीडियो में पिछले में डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी हो तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, उसमें घोष और अघोष के बारे में आपको बताया है। तो द क्या है यहाँ पर? द है यहाँ पर घोष, बाकी सब क्या है? सघोष। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? हमने बताया था आपको, वर्ण होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई। जब हमने पिछली वीडियो डिस्कशन करी तो उसमें बताया था आपको। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला होता है व्यवस्थित वर्णों का समूह। आप वर्णों का समूह नहीं बता सकते कि वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला कहा जाएगा व्यवस्थित होने चाहिए और वर्णों का समूह होना चाहिए, व्यवस्थित वर्णों का समूह। ऐसा नहीं है कि हम क के स्थान पर अ ले लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर वो वर्णमाला नहीं होगी। वर्णमाला के लिए व्यवस्थित होना बहुत जरूरी है और वर्णों का समूह। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन कौन सी? कंठ्य ध्वनियों से मतलब है जिसमें कंठ का प्रयोग करके बोले जाएंगे। तो कौन से? क ख, इनके क का पूरा वर्ग ही कंठ्य ध्वनियों में आता है। हमने आपको बताया था कंठ्य ध्वनियों के बारे में और बताई भी थी कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से? मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से? ड और ढ है। हमने आपको बताया था कि मूर्धन्य व्यंजन है और बार बार ही पूछे जाते हैं पेपर में। ये आरआरबी एग्जाम 2003 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन है? हमने आपको अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में भी वहां पर बताया था। यहाँ पर देख लेंगे अल्प प्राण पूछा गया है तो अल्प प्राण ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क और ग क्या है? अल्प प्राण। यदि खा हो जाता तो महाप्राण हो जाता। ठीक है, तो अल्प प्राण कौन से हैं? क और ग है। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ख और ग नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष क्या है? ऑप्शन नंबर सी मैं क्या है? यहाँ पर घोष है, बाकी सभी क्या है? अघोष है। घोष और अघोष के बारे में हमने आपको बताया था कि घोष और अघोष किसको कहेंगे, वीडियो में आप देख लेंगे, पीछे हमने वीडियो बनाई थी उसमें सब कुछ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। कौन सा वर्ण जो है जो व्यंजन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वो क्या है? व्यंजन नहीं है, क्या है? स्वर है। ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2003 का यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य ध्वनि नहीं? ओष्ठ मतलब होठ का प्रयोग करके नहीं बोली जाती। तो तय जो है ये ओष्ठ्य ध्वनियाँ नहीं, जबकि प फ ब
भ, म ये सभी क्या है, ओष्ठ्य ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, हिंदी भाषा में मूल वर्णों की संख्या कितनी मानी गई? तो बताया था आपको 15 मानी, सॉरी 52 मानी गई है। कितनी है? 52 है। हिंदी भाषा में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। जब वीडियो स्टार्ट की थी तो तभी उसमें बताया था हमने कि 52 टोटल वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे। 19 में दिया गया, निम्नलिखित में से नासिक्य ध्वनि कौन सी है? नासिक्य अर्थात नासिक का प्रयोग करके जिसको बोलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, अय्य। ये क्या नासिक्य ध्वनियाँ है? हमने आपको बताया था कि नासिक्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, ये भी सब वीडियो में कवर किया गया है। ये सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन है जो जहाँ से आपकी नॉलेज चेक हो रही है कि आपने कितना पढ़ा है वहाँ पर। ए ऐ वर्ण क्या है? ए और ऐ वर्ण क्या है? कंठ तालव्य है। ए और ऐ वर्ण क्या है यहाँ पर? कंठ तालव्य है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो किसको नहीं दिया गया है? श्रेय को नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द के द्वितीय व्यंजन है? द्वितीय व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर सी दिल्ली क्या है? द्वितीय व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर आपका देख लेंगे 24वां, अक्षय ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? अक्षय ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। आपको बताया था हमने, अक्षय, तरय और अज्ञ ये सभी क्या है? संयुक्त ध्वनियाँ, अर्थात दो ध्वनियों के मेल से बनती है, संयुक्त ध्वनियाँ हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है ये भी, तो बैंक में आया था, बैंक एग्जाम सन 2002 में। हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम किस वर्ण के अंतर्गत आता है? तो क वर्ण के अंतर्गत इसका आता है। तो सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और ये आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम, यूपीएसआई, चंडीगढ़ पुलिस और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम और सीटेट, यूपी टेट, इन सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें अभी काफ़ी कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको हम अगली वीडियो में कवर अप करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी।